एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, फॉर अ रिजिड बॉडी देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस relative to which product of inertia are zero. In other words, for a rigid body there exists principal axis such that angular velocity omega and linear momentum capital L are in same direction. और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात तभी ही होगी जब आपकी रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होगी, क्योंकि रोटेशन हो रही होगी तभी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर रोटेशन नहीं होगी इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो उसकी भी डायरेक्शन भी नहीं बता सकते हम लोग। तो डायरेक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे रोटेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, और जब रोटेशन इन्वॉल्व हो रही हो और उसकी इसमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन दैट केस आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं वो लाजमी मिलेंगे, या इन अदर वर्ड्स आपको थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस किसी ना किसी पोजीशन पे या किसी ना किसी ओरिएंटेशन पे ऐसे लाजमी मिलेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और जिन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज जीरो होते हैं उनको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और उन एक्सिस के रिलेटिव जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज इवेल्यूएट करते हैं उनको हम प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कहते हैं। तो चलते हैं अब थ्योरम के प्रूफ की तरफ। लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ स्टार्ट किया था उन लोगों ने, तो आज फिर से ज़रा दोबारा फिर से उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कंसिडर एन एक्सिस और सिस्टम ऑफ थ्री एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एट पॉइंट ओ। इसी पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, और इस तरह कंसिडर करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं या इनके डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों वेक्टर्स हैं, और जब अगर हम कहें कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, या फिर अगर हम कहें कि उनके डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। और लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी स्केलर है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, फिक्स वैल्यू होगी, आर्बिट्रेरी सो नहीं होगी। ये कोई आर्बिट्रेरी फिक्स स्केलर है, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी। वो इन पर्टिकुलर वेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं आपको वेक्टर्स कौन से दिए गए हैं। यहाँ पे तो फिलहाल जनरल वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लैम्डा और म्यू, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम, इसलिए स्केलर भी कोई जो है ना एक आर्बिट्रेरी लैम्डा जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैपिटल एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा है एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखेंगे एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो है वेक्टर की फॉर्म है, तो इसके कोई ना कोई तीन कंपोनेंट्स होंगे। अगर वेक्टर की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो इसके कंपोनेंट्स कौन से तीन बनते हैं, L1, कैपिटल L2 और कैपिटल L3। ये क्या है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं एंगुलर मोमेंटम के। और इसी तरह इज इक्वल टू है लैम्डा टाइम्स ओमेगा वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स ओमेगा वेक्टर मींस लैम्डा इनटू ओमेगा 1 कॉमा ओमेगा 2 और कॉमा ओमेगा 3। आपको पता है कि किसी वेक्टर को हम थ्री ट्यूपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा इंटू ओमेगा 1 कॉमा ओमेगा 2 कॉमा ओमेगा 3। अब दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों साइड्स पे वेक्टर हैं, तो दोनों साइड्स पे जो वेक्टर हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको चलेगा कैपिटल 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है उसका पहला कंपोनेंट वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू ओमेगा 1 के इक्वल। यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा कैपिटल L1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ओमेगा 1। उसी तरह दूसरे कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल L2 इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा 2, और थर्ड कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी कैपिटल L3 इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा 3। ये जो तीन इक्वेशंस का को सेट मिला है, इस सेट को जो है इक्वेशन नंबर, इस सेट को सेट 1 का नाम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये तो थे कैपिटल एल जो कि एंगुलर मोमेंटम है उसके कंपोनेंट्स के एक्सप्रेशन। और उसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के इन जनरल कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या होती है। अगर जनरल मोशन के केस में अगर आप देखें तो जनरल मोशन के केस में जो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इवेल्यूट की हुई है वो वैल्यू। तो कैपिटल L1 इन जनरल किसके इक्वल होता है, आई ऑफ डबल वन ओमेगा 1 प्लस आई ऑफ 1 2 ओमेगा 2 प्लस आई ऑफ 1 3 ओमेगा 3। इस तरह कैपिटल L2 का इन जनरल ये एक्सप्रेशन होता है। इस तरह एंगुलर मोमेंटम का तीसरा कंपोनेंट कैपिटल L3 है, उसका एक्सप्रेशन ये वाला बनता है। ये जो तीन इक्वेशन का सेट है इसको
2 का नाम दे दिया, तो सेट आपके पास 2 है। तो सर एक सेट ऑफ ये मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से आई है सर? कौन सी वैल्यूज? सर ये L1 इक्वल टू I11 मेगा 1। तो जनरल है ना, अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो, या कह लें कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है अगर आपसे क्यों दिया गया हो कि फॉर एग्जांपल वो 15 के इक्वल है, तो एक्चुअली दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है वो तो आप लोग बताते हैं, वो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2। मीन जनरली जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का वे है वो लिखते हैं आप लोग, उसके बाद प्लस जी सर। A3 इज इंटू B3। और ये जो जनरल फाइंड आउट करने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का एक्सप्रेशन है, इसको ही आप 15 के इक्वल लिख देते हो, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है दो वेक्टर्स का 15 के इक्वल है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स A1 A2 A3 हैं और बी वेक्टर के कंपोनेंट B1 B2 B3 हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ये भी वही बात है, इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 15 के इक्वल लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। एक तो वैल्यू उसने डॉट प्रोडक्ट की खुद बताई है 15, दूसरा हम लोग जो है वो जनरल भी है जिस तरह डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं वो लिख दिए यहाँ पे, और उसको भी कह दिया कि 15 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन देने वाले ने हमें बताया ही है कि डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है। तो अगर हम जिस तरह फाइंड आउट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, अगर हम उस तरह लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, उसको भी 15 के इक्वल ही लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताया गया कि डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने यूज किया कि कैपिटल एल और मेगा एक दूसरे के पैरेलल हैं, और वहां से हम लोगों ने क्या किया है, एंगुलर मोमेंटम के जो 3 कंपोनेंट्स थे उनकी जो है ना वो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, वो आपको ये एक सेट नंबर सेट ऑफ इक्वेशन में 1 में जो नजर आ रहा है एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट उनकी वैल्यू ये है। उसके अलावा जनरली अगर एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं या क्या होती हैं जनरली एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स की वैल्यू, तो वो ये होती हैं ये वाली। अब शायद आपका क्वेश्चन ये था कि ये मैं कैसे पता चले ये वाली जनरली एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स की वैल्यू है। तो आप लोगों को याद हो तो हम जी लोगों ने सर जो है वो ये जनरल मोशन के केस से हम लोग जो है एल इज इक्वल टू आई मेगा का प्रूफ कर चुके हैं। मैं दिखाता हूँ शायद वो यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए जल्दी में। तो हम लोगों ने एल इज इक्वल टू आई मेगा का प्रूफ किया था यूनिवर्सिटी में जनरल मोशन के केस में। ये एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन, ये एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से स्टार्ट किया था ये वाला प्रूफ, और कैपिटल एल जो है वो इसको फिर कैलकुलेशन करते हुए जनरल मोशन के केस में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकाला था। सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये वैल्यूड चल किया हुआ है चल कैपिटल गया एल इज इक्वल टू आई मेगा। और यहाँ पे आई क्या है, चल इनर्शिया गया। मैट्रिक्स है, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन ऊपर से जरा ऊपर देखो तो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम के जो 3 कंपोनेंट बनते हैं ये हम लोगों ने उसकी जनरल मोशन के केस में उसकी एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट किए थे तीनों कंपोनेंट्स के। एल एक्स मीन L1 है पहला कंपोनेंट, ठीक है जनरल मोशन के केस में। एल वाई मीन्स L2 दूसरा कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का, और एल जी मीन्स एंगुलर मोमेंटम का तीसरा कंपोनेंट है। तो इन जनरल एंगुलर मोमेंटम के जी 3 कंपोनेंट्स हैं वो भी हमें पता कौन से हैं। और वैसे जो हम लोगों ने कैपिटल एल और ओमेगा को पैरेलल लिख के 2 कंपोनेंट लिखी हैं उनकी वैल्यूज तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि आपको अगर फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट वैसे ही पर्टिकुलर दिया हो कि किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 15 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा नजर आ रहा है आपको, आपको वैसे बताया जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 15 है, तो आपको वैसे ही इन जनरली बताया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स अगर आपको उनके कंपोनेंट्स पता हो तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह निकालते हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है आपने या जी सर। कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने ये A1 A2 A3 की, तो इसी डॉट प्रोडक्ट को जो जनरल लिखा है आप लोगों ने A1 B1 इसी को जो है वो क्या करेंगे 15 के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 15 के इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे मैंने अब जी क्या किया है, पहले तो मैंने मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे वो कौन सी हैं, वो ये सेट ऑफ इक्वेशन 1 में लिखा हुआ नजर आएगा। मैं दोबारा फिर उसी पेज पे चलता हूँ ताकि वो दिखा सकूँ आपको मैं। यहाँ पे पहले तो मैंने क्या किया है, मैं बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स हमें ये वाले मिले हैं, ठीक है। लेकिन जी उसके सर। अलावा हमें ये भी पता है कि इन जनरल एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स की एक्सप्रेशन जो उनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो यहाँ पे ये सेट ऑफ इक्वेशन 2 में लिखी हुई है जो भी वैल्यूज होती हैं। अब जैसे यहाँ जी पे सर। किया डॉट प्रोडक्ट को की जनरल जो वैल्यू होती है उसको जो मुझे पता था पहले कि 15 है वैल्यूज उसके इक्वल रख दिया है, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी तो L1 L2 L3 की वैल्यूज है सर्टिफिकेशन में, ये भी L1 L2 L3 की वैल्यूज है, दोनों L1 L2 L3 की वैल्यूज है। अलग बात है कि जनरल
जनरली लिखा होगा, जनरली इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, ये किसी और एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके दोनों इक्वेशन की L1 की वैल्यूज है उनको आपस में इक्वल सेट कर देंगे, और दोनों इक्वेशन में जो L2 की वैल्यूज हैं उनको आपस में इक्वल पुट कर देंगे, दोनों सेट्स इक्वेशन में दोनों में जो L3 की वैल्यूज हैं उनको आपस में इक्वल सेट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम अब हम ये किया हम लोगों ने, मैं अब सारा ये रेज करने लगा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम में क्या किया है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि L1 किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू ओमेगा 1, और यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि कैपिटल L1 किसके इक्वल है, I11 ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2। अब दोनों L1 की वैल्यूज हैं, तो क्या कर सकते हैं कि दोनों के राइट हैंड साइड को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। दोनों की जब राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिलहाल इसको जो है वो इसको भूल जाओ, यहाँ पे यहाँ से आप कैपिटल L1 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल पुट करोगे कैपिटल की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ओमेगा 1, ऐसे ही मिलेगा। जब दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को आप आपस में इक्वल सेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला लैम्डा इंटू ओमेगा 1 किसके इक्वल है, I11 ओमेगा 1 प्लस I12 ओमेगा 2 प्लस I13 ओमेगा 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लैम्डा ओमेगा 1 लिखा हुआ है इसको यहाँ से उठा के इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा ओमेगा 1 बन जाएगा, इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो इक्वेशन ये लिखी हुई है आपकी सेट ऑफ इक्वेशंस 3 में। क्या होगा, लैम्डा ओमेगा 1 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, जब माइनस होगा तो इसमें भी ओमेगा 1 आ रहा है, यहाँ पे इस टर्म में भी ओमेगा 1 आ रहा है और इस टर्म में भी ओमेगा 1 आ रहा है, तो दोनों टर्म्स में इसमें से क्या होगा, ओमेगा 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ओमेगा 1 जब कॉमन ले लेंगे आप लोग, पहली टर्म जो है आपकी इक्वेशन की ये वाली बन जाएगी जिसमें ओमेगा 1 कॉमन लिखा हुआ है, और बाकी जो टर्म्स हैं क्योंकि उनके साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई और बाकी जो टर्म्स हैं वैसी की वैसी आ जाएंगी, और इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन जो है वो यहाँ से बन जाएगी, ये वाली पहली इक्वेशन, ये वाली जो सेट ऑफ इक्वेशन में लिखी हुई है। वैसे ही L2 की वैल्यू लैम्डा ओमेगा 2 है, वो लैम्डा ओमेगा 2 L2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करने के बाद उस तरफ जाके उसको माइनस करेंगे लैम्डा ओमेगा 2 को, लैम्डा ओमेगा 2 जो क्या हो जाएगा, वहां से क्या होगा, ओमेगा 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, आपके पास एक और इक्वेशन जो है ये वाली बन जाएगी, ये दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन 3 है उनमें से, और इसी तरह आपको तीसरी इक्वेशन जो है ये वाली मिल जाएगी। पता चल गया इसका? जी सर। अच्छा, अब जरा अपनी माइक को म्यूट कर दो, फिर आवाज आ रही है, फिर क्वेश्चन पूछना हो तो फिर माइक ऑन कर लेना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको जो है वो दोनों सेट ऑफ इक्वेशन 1 और सेट ऑफ इक्वेशन 2, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको नया सेट ऑफ इक्वेशन मिला है जो कि ये सेट ऑफ इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब इस सेट ऑफ इक्वेशन को अगर देखें 3 में क्या है, इसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं और तीनों इक्वेशन क्या हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। अब लास्ट लेक्चर में इसकी बात हो रही थी कि होमोजीनियस का क्या मतलब है, होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शंस होते क्या हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल करवाता हूँ, और लोगों ने एफएससी बीएससी में पहले भी पढ़ी हुई ये वाली डेफिनेशन कि होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो ये डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रहा होगी होमोजीनियस फंक्शन की, तो अ फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल्स, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा वेरिएबल लिखे हुए हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड सो ऑन, तो 2 या 2 से वेरिएबल ज्यादा अगर वेरिएबल है किसी फंक्शन में तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री डी इफ। अगर किसी फंक्शन में 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उस फंक्शन को होमोजीनियस कब तब कहेंगे, और उसकी डिग्री कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री डी का होमोजीनियस फंक्शन है कब कहेंगे, इफ उस फंक्शन में जो भी आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड सो ऑन, उस फंक्शन में आप क्या करें, एक्स वाई और एंड सो ऑन जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी वेरिएबल की जगह टी एक्स, पहले वेरिएबल जो टी एक्स है उसकी जगह टी एक्स पुट कर दे, दूसरा वेरिएबल जो वाई है उसकी जगह टी वाई पुट कर दे, तीसरा वेरिएबल अगर कोई और है लेट से जी है तो उसकी जगह टी जी पुट कर दे एंड सो ऑन। जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे सभी वेरिएबल के साथ कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, टी मल्टीप्लाई कर दें या लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें, तो फॉर एग्जांपल टी को यूज करें यहाँ पे, तो एक्स की जगह टी एक्स पुट कर दें फंक्शन में, वाई की जगह टी वाई, जितने भी वेरिएबल है सबकी जगह टी इंटू वेरिएबल पुट कर दें। पुट करने के बाद अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है कि टी की कोई पावर जो है वो कॉमन में आ जाती है और साथ में जो है वही फंक्शन वैसे के वैसे दोबारा फिर बन जाता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री डी। ये जो टी की जो भी पावर आएगी बाहर कॉमन, उस पावर को हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है उतनी डिग्री का जितनी टी की पावर कॉमन आ रही है। एग्जांपल करते हैं, अगर थोड़ी और समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो
कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो होमोजेनियस होगा अगर उसकी सारी की सारी टर्म जो है वो सेम डिग्री की होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पोलिनोमियल फंक्शन होमोजेनियस होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी सारी की सारी टर्म जो है उनकी डिग्री सेम है तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, वो होमोजेनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री, जो भी उसकी डिग्री सेम आ रही है हर टर्म की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन लिखा हुआ है जो कि पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या लिखा हुआ है? 7x⁵ प्लस इंटू वाई स्केयर माइनस 3x⁵ अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 7। कैसे पता चला होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 7? आप डेफिनेशन को फॉलो करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जगह t इंटू वेरिएबल पुट करने। फॉर एग्जाम्पल ये जो पोलिनोमियल लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7x⁵ वाई स्केयर माइनस 3x⁵ इसमें x की जगह अगर हम tx पुट करें और y की जगह अगर हम ty पुट करें तो ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह tx पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t इंटू x⁻6। उसके बाद साथ में क्या है? वाई स्केयर है तो ये क्या बन जाएगा? t इंटू वाई इसका स्केयर। उसके बाद माइनस 3 एक्स की जगह क्या पुट करना है? अगेन एक्स की जगह tx पुट करना है और y⁻6 है तो y की जगह क्या पुट करना है? ty पुट करना है तो y की जगह ty पुट करके उसकी पावर 6 ले लिया। अब अगर आप सिंपलीफाई करें ये जो मैंने लिखी हुई है tx और ty पुट करने के बाद तो देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा? इस टर्म में से आपको t⁻6 मिलेगी, इस टर्म से सॉरी यहाँ पे 5 है, ये गलत लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, ये लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये x⁻5 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब पहले इस टर्म में देखें t⁻5 है तो यहाँ से अगर आप पावर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा t⁻5 इंटू x⁻5, तो t⁻5 यहाँ से मिलेगी और t का स्केयर आपको यहाँ से मिलेगा। और पहली टर्म से ये जो सारी की सारी ये वाली टर्म है माइनस से पहले वाली, इस पूरी टर्म में से आपको t की कितनी पावर मिलेगी? इस टर्म में से आपको t की पावर 7 जो है वो मिलेगी। और बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा यहाँ पे 7 इंटू x⁻5 इंटू y⁻²। उसके बाद माइनस के बाद t की पावर 1 यहाँ पे है और t की पावर 6 जो है यहाँ से मिलेगी और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी? t की पावर 7 मिलेगी। तो t की पावर 7 जो है मैंने बाहर जो है पहले ही कॉमन लिख दी हुई है, वो कॉमन लेने के बाद ये जो माइनस के बाद जो दूसरी टर्म आ रही है वहाँ पे क्या बचेगा? वहाँ पे 3 बचेगा इंटू x और y की पावर 6 बच जाएगा। अब आप देखें फंक्शन आपके पास ये वाला था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जो भी था उसकी जगह मैंने एक्स की जगह टी एक्स और वाई जगह टी वाई पुट किया। पुट करने के बाद जब कैलकुलेशन किया तो मुझे क्या मिला है? कैलकुलेशन करने के बाद मिला है t⁻7 और इंटू ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सारे का सारा ये क्या है? ये वही फंक्शन है जो स्टार्ट में हम लोगों ने लिया था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जिसमें हम लोगों ने एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट किया था। ये वाला वही फंक्शन यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फंक्शन? वही एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो क्या पता चला? हमने जो हमें फंक्शन गिवन दिया क्या था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, उसमें हमने एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट किया था। हमें क्या मिला? t⁻7 इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वही फंक्शन दोबारा फिर मिल गया। तो वही फंक्शन जब दोबारा मिला तो यहाँ पे t की पावर क्या आ रही है? t की पावर 7 आ रही है। तो t की जो पावर आ रही है इस तरह उस पावर को हम कहेंगे कि ये डिग्री है, और अगर t की कोई पावर कॉमन आ जाए और फंक्शन दोबारा फिर आपके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ दोबारा फिर वैसे का वैसे बन जाए तो इस तरह के फंक्शन हम कहते हैं वो होमोजेनियस फंक्शन है, और डिग्री इसकी वही होगी जो डिग्री यहाँ पे t की पावर कॉमन आ रही होती है। तो यहाँ पे इस तरह देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है 7x⁻5 इंटू वाई स्केयर माइनस 3x इंटू y⁻6, ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 7। क्यों डिग्री 7 होमोजेनियस इसलिए कहेंगे क्योंकि t की कोई ना कोई पावर कॉमन आ गई है, और डिग्री 7 इसलिए कहेंगे क्योंकि t की पावर जो कॉमन आ रही है उसमें पावर जो है वो 7 आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? 7 है। तो पोलिनोमियल्स ऐसी पोलिनोमियल जिनकी हर टर्म की डिग्री सेम है, हर टर्म की डिग्री सेम देखें यहाँ पे x की पावर 5 है, y की पावर 2 है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पावर ओवरऑल जो है 7 डिग्री बना रहे हैं इस टर्म की। और इसके अलावा यहाँ पे y की पावर 6 है और x की पावर 1 है, तो यहाँ पे इस टर्म की डिग्री भी क्या बन रही है? 7 बन रही है। तो ऐसे पोलिनोमियल फंक्शन जिनकी हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम बन रही है वो होमोजेनियस फंक्शन ही होते हैं।
और डिग्री भी जितनी उनकी सेम डिग्री बन रही है वही होमोजेनियस फंक्शन की भी डिग्री होती है वो वाली। यहाँ पे 7 बन रही है, हर पॉलिनोमियल की जो टर्म, हर टर्म की जो डिग्री है वो 7 बन रही है, इसलिए हम कहेंगे ये होमोजेनियस फंक्शन है या पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 7 है। और उसके अलावा हम पॉलिनोमियल के अलावा भी आपको होमोजेनियस फंक्शन मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन ही होमोजेनियस फंक्शन होते हैं जिनकी डिग्री सेम हो, इनके अलावा भी आपको होमोजेनियस फंक्शन मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी आपके पास क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। कैसे पता चलेगा इसकी डिग्री 2 है? यहाँ पे भी x की जगह tx पुट करें, यहाँ पे भी x की जगह tx पुट करें तो tx का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे y की जगह ty पुट करें तो यहाँ पे t स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। तो एक तो t आपके पास यहाँ आपको यहाँ से मिलेगा जब यहाँ पे tx पुट करेंगे, और एक t जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि t स्क्वायर आ रहा है, t स्क्वायर कॉमन लेंगे जब बाहर आएगा तो एक t आपको यहाँ से मिलेगा। ओवरऑल आपके पास क्या आ जाए बन जाएगा टी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, और वापस भी दोबारा आपका वही फंक्शन बन जाएगा जो फंक्शन पहले के यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास दोबारा फिर वही फंक्शन बन जाएगा। तो आप देखेंगे क्या बनेगा कि इस फंक्शन में अगर हम x की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोबारा फिर वही फंक्शन बन रहा है, तो इसलिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, और क्योंकि टी का स्क्वायर आ रहा है, टी की पावर 2 कॉमन आ रही है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। तो कोई भी फंक्शन या कोई भी इक्वेशन जिसको आपने चेक करना हो कि वो होमोजेनियस है या नहीं, चेक करने का क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें टी इंटू वेरिएबल जो है ना वो पुट कर दें। वो पुट करने के बाद अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि टी की कोई ना कोई पावर जो है वो साइड पे आ जाती है, और दोबारा फिर वही फंक्शन जो है वो साइड पे बन जाता है टी की पावर के साथ। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। अब अपनी इक्वेशन को देख लें, जो इक्वेशन हम लोगों ने सेट ऑफ इक्वेशन 3 में वैल्यूट की थी, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये इक्वेशन जो है। अगर इन इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन कुछ जो है वो तीनों की तीनों क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। यहाँ पे अननोन क्या आ रहे हैं, लिखा हुआ है दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद अननोन्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। यहाँ पे अननोन क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है। मींस कि अगर आप ओमेगा 1 की जगह अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल टी इंटू ओमेगा 1 पुट करते हैं, और ओमेगा 2 की जगह अगर आप जो है वो टी इंटू ओमेगा 2 पुट करते हैं, और ओमेगा 3 की जगह अगर इसी तरह टी इंटू ओमेगा 3 पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में ये 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशन 3 में, तो क्या होगा, यहाँ पे जब ओमेगा 1 की जगह टी इंटू ओमेगा 1 पुट करेंगे तो एक टी यहाँ से आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा 2 पुट करेंगे तो एक टी आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे जब ओमेगा 3 की जगह टी इंटू ओमेगा 3 पुट करेंगे तो एक टी आपको यहाँ से मिलेगा। तो 3 टर्म्स आपस में ऐड हो रही है इस इक्वेशन में। तीनों टर्म्स में क्या आ रहा है, टी आपको इन्वॉल्व होता हुआ मिल जाएगा, और टी क्या होगा, कॉमन आ जाएगा आपका टी। और टी जब कॉमन आएगा तो आपको जो है वो मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, और टी जब यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा तो कॉमन करने आने के बाद आपकी जो इक्वेशन पहले लिखी हुई थी वो दोबारा फिर वही की वही बन जाएगी। तो टी की पावर 1 इंटू दोबारा फिर वही इक्वेशन या वही फंक्शन बन जाएगा जिसमें आप लोगों ने वेरिएबल की जगह जो है वो टी इंटू वेरिएबल जो है या टी इंटू अननोन जो है वो पुट किया था। ये भी क्या आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। और याद रखना अगर यहाँ पे जीरो जीरो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जीरो की जगह कोई और कांस्टेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो की जगह 8 होता, तो फिर ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो नहीं बननी थी। क्यों नहीं बननी थी, क्योंकि 8 होता तो 8 ने दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाना था, दूसरी साइड पे जाके 8 ने माइनस हो जाना था, और ये इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन बननी थी फिर। तो अगर ये वाली इक्वेशन में अगर आप ओमेगा की जगह ओमेगा 1 की जगह टी इंटू ओमेगा 1, टी ओमेगा 2 की जगह टी इंटू ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की जगह टी इंटू ओमेगा 3 पुट करते हैं, तो टी आपका कॉमन आने के बाद वही इक्वेशन दोबारा फिर नहीं बननी थी। क्यों नहीं बननी थी, क्योंकि अगर आपने टी कॉमन लेना था तो टी कॉमन लेने के बाद आपका टी कॉमन सिर्फ इन 3 टर्म में से आना था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 वाली में से। ये जो 8 -8 वाली टर्म है इसमें से टी कॉमन नहीं आना था, और आपकी वही इक्वेशन दोबारा फिर नहीं बननी थी जो पहले बनी हुई लिख रही है जिसमें -8 भी आ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है जीरो के अलावा अगर कोई और इन्वॉल्व हो रहा होगा आपकी इक्वेशन में, तो आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस नहीं बनेगी, क्योंकि टी कॉमन लेने के बाद आपकी इक्वेशन जो दोबारा फिर वही नहीं बनती जो पहले की लिखी हुई थी। पहले क्या लिखी हुई है, पहले जो लिखी हुई है उसमें -8 आ रहा है, आपकी जो इक्वेशन पर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है सारी की सारी, उसमें -8 भी आ रहा है। लेकिन अगर आप -8 लिख के
टी इंटू मेगा वन, टी इंटू मेगा टू, टी इंटू मेगा थ्री पुट करेंगे तो जब टी कॉमन लेंगे तो आपका 8 में से टी कॉमन नहीं आ सकेगा, और जब 8 में से टी कॉमन नहीं आएगा तो फिर आपकी वही इक्वेशन दोबारा फिर नहीं बनेगी। इसलिए ये जो अगर इक्वेशन क्या होगी, होमोजेनियस नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है उनमें कांस्टेंट जो है वो 0 आ रहा है, 8 या कोई और नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे अगर हम टी इंटू मेगा वन, टी इंटू मेगा टू और टी इंटू मेगा थ्री पुट करेंगे तो वो पुट करने के बाद टी जो है कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद आपकी इक्वेशन सारी की सारी वही बन जाएगी जो पहले की पहले लिखी हुई है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो लिखी हुई नजर आ रही है। इसलिए जो तीनों की तीनों इक्वेशन लिखी है ये वाली सेट ऑफ इक्वेशन 3 में ये तीनों की तीनों इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। और उसके अलावा ये है कि इनका सोल्यूशन भी कोई ना कोई लाजमी होगा। तीनों होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनमें अननोन किया है ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री, अब इनके सोल्यूशन भी कोई ना कोई लाजमी हो गया। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कि होमोजेनियस अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो उनके सोल्यूशन क्या होते हैं। तो आपको याद हो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों ने एफएससी या बीएससी में ये वाला तरीकाकार पढ़ा हुआ है। कोई भी आपके पास सेट ऑफ इक्वेशन है, चाहे टू सेट ऑफ इक्वेशन हो या थ्री सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, उनको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं लाजमी। जहाँ पे इस तरह ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे ए क्या होता है, ए वो वाला मैट्रिक्स होता है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोएफिशिएंट को यूज करके बनता है, और बी एक्स जो है वो एक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जो कि जिसमें अननोन्स लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल एफएससी बीएससी में आप लोग एक्स वाई जी इसमें लिखते हो, और यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें एक्स वाई जी की जगह जो है वो ओमेगा वन, ओमेगा टू और ओमेगा थ्री इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा बी क्या होता है, कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे हमारे कांस्टेंट क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ बी क्या होगा, जीरो जीरो का मैट्रिक्स होगा। इसलिए हम यहाँ पे बी की जगह ओ भी लिख सकते हैं। आपको याद हो कि ए एक्स इज इक्वल टू ओ भी समटाइम लिखा हुआ होता है। ओ तब लिखते हैं जब आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या बन रहा है, जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। अब ये है आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। और हमें पता है अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन इस तरह का इक्वेशन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको हम ए एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस सिस्टम इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना हो, अगर हमें पता हो कि ए जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए मींस ये जो कोएफिशिएंट को लेके मैट्रिक्स बना है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम कहें कि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, या अगर हम ये कहें कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, ए जो है वो दूसरी साइड पे जाके उसका इनवर्स बन जाएगा, और वो क्या होगा, ये जो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो आपको दोबारा फिर आंसर में फिर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। जब जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा तो आपका ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स, जिसमें आपके अननोन है जिसके हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, उन अननोन्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, तीनों अननोन्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जीरो जीरो और जीरो। ठीक है, ये तब आई है वैल्यू जीरो 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 जब आपने लेट किया है, या आपके पास केस था कि ए जो है वो उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, या फिर ए जो है उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के केस में जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए का इनवर्स एग्जिस्ट होने की वजह से हमें जो सोल्यूशन मिलता है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, वो मिलता है 0,0,0 मिल जाता है, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाता है हमें उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, तो अगर हम ये कह लें कि ए का इनवर्स, ए का डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है बल्कि इक्वल टू जीरो है, तो उससे क्या होगा, फिर ए का इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दूसरी साइड जाके उसका फिर इनवर्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में फिर आपको 0,0,0 सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि 0,0 के अलावा आपको कोई और सोल्यूशन मिलेगा, उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि आपके पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सेट बना हुआ है आपके पास, ये वाला सेट 3 में, इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मीन इसका जीरो के अलावा आपको सोल्यूशन मिलेगा। कब मिलेगा, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मेड बाय द कोएफिशिएंट इन द सेट ऑफ इक्वेशंस 3 इज जीरो। कि इस सेट ऑफ इक्वेशन 3 में जो आपके पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तीन दी हुई है, इनका सोल्यूशन जो आपको क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल मिलेगा, मीन जीरो के अलावा आपको सोल्यूशन मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप इनके कोएफिशिएंट्स अननोन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लेके जब कोई मैट्रिक्स बनाओगे तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मीन ये यहाँ पे लिख दिया उसने शॉर्ट फॉर्म में, ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स था उसको ए आई जे का नाम दे दिया है, और ए आई जे का डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो सेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर कोएफिशिएंट्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं सेट ऑफ इक्वेशंस 3 में, अगर उनका डिटरमिनेंट जो है अगर हम सपोज कर लें, उनके कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम ये लेट कर दें कि वो इक्वल टू जीरो है, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, मींस जीरो के अलावा हमें जो है वो सोल्यूशन मिलेगा।
और याद रखें अगर जीरो सोल्यूशन मिलेगा तो उससे क्या होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 क्या हो जाएंगे, ये जिनके हम सोल्यूशन बना कर रहे हैं वो जीरो हो जाएंगे। जब ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो आपकी जो है ना उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस ही खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस खत्म हो, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व होगा तभी हमें जो है वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस की बात हम कर सकेंगे। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो आपका तो क्वेश्चन में भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी तीनों कंपोनेंट जो है एंगुलर वेलोसिटी की उनकी वैल्यू जीरो आ रही है, बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। जब बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की बात ही वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जीरो जिनके केस में वैल्यूज आती हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की, इस केस को नहीं लेंगे, बल्कि वो वाला केस लेंगे जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, मीन जीरो के अलावा कोई और सोल्यूशन आएगा। और जीरो के अलावा हमें पता है सोल्यूशन कब आएगा, जब यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रही हैं उनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स जो जो ही बनेगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। जब इक्वल टू जीरो होगा, याद रखें ये जनरल, वैसे मैं बताता हूँ जनरल ये वाला रिलेशन है कि कोई भी आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, उसका ट्रिवियल सोल्यूशन तब मिलता है, मीन जीरो जीरो सोल्यूशन तब मिलता है जब उसका कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, या डिटरमिनेंट जो है वो उसका नॉट इक्वल टू जीरो हो। और उसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो जीरो के अलावा मिलता है, मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, वो तब मिलता है जब उनके जो कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनता है उसका जो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, मींस के डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो हो। डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे ये केस लेंगे, ये सेकंड केस लेंगे ये वाला, कि ये जो कोएफिशिएंट यहाँ पे जो ही बनेंगे इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, वो इक्वल टू जीरो है। जो नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस है हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात ही खत्म हो जाएगी उस केस में। तो हम यहाँ पे केस लेंगे जो कोएफिशिएंट बन रहे हैं उनका डिटरमिनेंट, उनके मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, इक्वल टू जीरो है। अब कोएफिशिएंट कौन से हैं आपको, पहला कोएफिशिएंट है I11 माइनस लैम्डा, तो ये पहला कोएफिशिएंट है। दूसरा कोएफिशिएंट कौन सा है, ओमेगा 2 का I12, ये यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा कोएफिशिएंट कौन सा है, ओमेगा 3 का I13, ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह बाकी सारे भी इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं सभी के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, वो इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ये ओपन फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे पूरा ओपन फॉर्म में जो एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया है कि जितने भी कोएफिशिएंट बन रहे हैं उनका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, वो जीरो के इक्वल है। अब हम यहाँ पे मिल गया है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका इसका आंसर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, अब अगर वैसे अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करके सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन कौन सी मिलेगी। सब सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग, सबसे पहले इस टर्म को ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखोगे जब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो लैम्डा का स्क्वायर आएगा वो बाय इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास आपको क्या मिलेगा, इन दी एंड लैम्डा का क्यूब मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस डिटरमिनेंट को अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे या ओपन कर लेंगे सारे का सारा, तो आपको फाइनली जो ओपन करने के बाद जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन में लैम्डा की जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो लैम्डा क्यूब होगी। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को जब ओपन करेंगे तो आपको चलेगा कि ये जो डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है इन लैम्डा, मींस आपको लैम्डा क्यूब में कोई इक्वेशन मिलेगी एंड इट हैज थ्री सॉल्यूशंस। अब लैम्डा क्यूब में आपको इक्वेशन मिल रही है तो आपको जारी बात है जितनी अननोन की पावर इन्वॉल्व हो रही होती है आपको उतने सॉल्यूशन ही मिलते हैं। अलग बात है कभी कभी सेम भी मिल जाते हैं, लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है कि उसके को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको दो सॉल्यूशन हमेशा मिलते हैं, कभी कभी सेम आ जाते हैं। इस तरह ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, इसके आपको तीन सॉल्यूशन लाजमी मिलेंगे। उन तीनों सॉल्यूशन को मैंने नाम दे दिया है I1 I2 एंड I3। याद रखो I11 1 2 2 2 3 नहीं नाम दिया, ये वाला नाम नहीं दिया, बल्कि सिंपली I1 I2 I3 का नाम दिया है। वो इनसे डिफरेंट ही होंगे, ये वाले नहीं होंगे, इसलिए नाम भी डिफरेंट रखा हुआ है यहाँ पे। तो लैम्डा की जो तीन वैल्यूज मिलेंगी उनको नाम दे दिया यहाँ पे I1 I2 I3। जो तीन लैम्डा की वैल्यूज होंगी इनको हम कहते हैं, ये एक्चुअली क्या है, आइगन वैल्यूज हैं ऑफ द मैट्रिक्स इनर्शिया मैट्रिक्स। अब ये कैसे पता चला कि ये आइगन वैल्यूज इनर्शिया मैट्रिक्स की, ये आपको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ तक फिलहाल इतना ही आप नोट कर लें कि ये जो डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करेंगे आप खुद भी जो है ना वो साइड पे रफ वर्क पे आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इस डिटरमिनेंट को जब ओपन करोगे तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या होगी, एक इक्वेशन बनी हुई होगी इज इक्वल टू जीरो करके, और उस इक्वेशन में लैम्डा की जो पावर आ रही होगी सबसे बड़ी वो लैम्डा की पावर 3 आ रही होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा एंड इट हैज थ्री सोल्यूशन। कोई ना कोई इसके तीन सोल्यूशन लाजमी होंगे। उन सोल्यूशन को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे I1 I2 एंड I3। और फिर मैं रिपीट कर दूं, ये I1
ये I11 वाला नहीं आई, और ना ही I2, ये I12 वाला I2 है, ना ही I3 I13 वाला I3 है, ये कोई और है और ये कोई और है, ठीक है। ये है लैम्डा क्यूब की जो इक्वेशन आपको मिली है यहाँ पे, उस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे इन पर्टिकुलर, जनरली तो सॉल्व नहीं कर सकते, जब सॉल्व करेंगे तो आपको 3 सोल्यूशन मिलेंगे। ये उन सोल्यूशन के नाम रखे हुए हैं, कैपिटल I1, कैपिटल I2 और कैपिटल I3। और ये जो 3 सोल्यूशन हैं ये क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की। किस मैट्रिक्स की, इनर्शिया मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे किसी इनर्शिया मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यूज निकालनी हो तो इस तरह ही निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर दोबारा मैं बता भी दूंगा आइगन वैल्यूज निकालते कैसे हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। जब आइगन वैल्यूज निकालने का तरीका समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली इनर्शिया मैट्रिक्स जो है उसकी आइगन वैल्यूज ही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो सोल्यूशन है ये क्या होंगे, ये एक्चुअली इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। इनर्शिया मैट्रिक्स आपको पता ही है, किसी रिजिड बॉडी के केस में आप निकाल सकते हैं, और कौन सा होता है, बस उसमें ये नहीं आता और ना ही ये वाला आता है और ना ही ये वाला लैम्डा आता है, और इसको अगर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स मान बना दें तो आपके पास क्या बन जाता है, ये इनर्शिया मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये वाला, ये इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू से निकालने का तरीका लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको बताएंगे। भी टाइम जो है वो खत्म हो गया है, बाकी भी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। भी फिलहाल इतना ही जो है वो नोट कर लो कि आपको 3 सोल्यूशन मिले हैं क्यूबिक इक्वेशंस की, और ये 3 सोल्यूशन है वो क्या है, आइगन